नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग अपना पूर्वावलोकन सीरीज स्टार्ट किए थे। उसमें आज ये 12वां वीडियो है, जिसमें हम इससे पहले के वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए थे। यानी कि पूर्वावलोकन में जो राष्ट्रपति का नोट्स दिया रहता है राष्ट्रपति से रिलेटेड, उसके बारे में हम पढ़ लिए थे। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं राष्ट्रपति से जो संबंधित अब तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, या पूर्वावलोकन सीरीज में जो भी प्रश्न राष्ट्रपति से रिलेटेड दिए गए उसको लिखने जा रहे हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आपको अगर हमारा यह काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना कोई सुझाव देना हो तो कमेंट कर सकते हैं। आइए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? तो गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, ये याद रखना है। गणतंत्र शब्द याद रखिए और उससे राष्ट्रपति याद रखिए। भारत भारत एक गणतंत्र है। इसका तात्पर्य है कि भारत राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। भारत का एक राष्ट्रपति ब्रिटिश ताज से भिन्न है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। बात सही है? ये सही, एक गलत है, दूसरा गलत है। मतलब कहने मतलब ये है, राष्ट्रपति के पद से मिलता है, गलत, यहाँ से नहीं मिलता है ये। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तथा और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता था, दोनों भिन्न है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है। ये दोनों भिन्न है, इसलिए ए सही है और आठ गलत है। मैं कहना ये चाहता है, भारत के राष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये गलत है। क्योंकि भारत में आप देखेंगे, भारत के में संसदीय शासन प्रणाली है, वहीं अमेरिका में आप देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। भारत के राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का होता है, लेकिन समस्त कार्यपालिकी शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित होती है, और प्रधानमंत्री अपने नेतृत्व से जो काम करता है उसकी सहमति के लिए राष्ट्रपति का होना आवश्यक है। वहीं अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है, वह अपना किसी भी कार्य के लिए वहाँ के संसद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है, और वहाँ पर वहाँ प्रधानमंत्री से पद नहीं होता है। वहाँ समस्त कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित होती है? वो अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होती है। इस तरह अब जो कारण दिया है वो कारण गलत है। जबकि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजवंश से भिन्न है। हाँ, क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह चुना जाता है गणतंत्र की प्रक्रिया द्वारा। वहीं ब्रिटिश का जो राजा होता है वो वंशानुगत चलता आता है। ये दोनों सही है। कथन सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कथन और कारण के प्रश्न में हमेशा क्योंकि या इसलिए जोड़ कर पढ़ना चाहिए, तो सही उत्तर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कथन है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। सही, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। याद रखिएगा, कोई सीमा नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी सीमाएं हैं। वह अपना कार्य अनुच्छेद 78 आपको याद आ रहा होगा, जिसमें राष्ट्रपति के जो है अपने कार्यपालिका में होने वाले कार्य के लिए प्रधानमंत्री से पूछ सकता है। उनकी कोई असीमा नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये जो लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 53 का जो वाक्य है वो लिखा हुआ अनुच्छेद 53 का, ये सही है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74 एक के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। हाँ, गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के अंतर्गत सीमाएं प्रत्यारोपित होती हैं। हमारे भारत में एक परंपरा आ रही है कि सबसे सर्वोच्च जो होगा वो संविधान होगा। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, न राष्ट्रपति है, ना ही कहते प्रधानमंत्री है, ना मुख्य न्यायाधीश है, या संसद है, या कार्यपालिका है, विधान पालिका है, विधान परिषद है, सदन है। कोई भी संविधान से ऊंचा नहीं है। सर्वोच्च शक्ति का सूत्र केवल संविधान है, ये याद रखिएगा।
भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ये वहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है। अनुच्छेद 52 जब आप पढ़ेंगे तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अपने अधीनस्थ जो अपने नीचे के अधिकारी होंगे, उनके सलाह पर करेगा। भारत का भारत का कार्यपालिकीय अध्यक्ष कौन है? भारत के कार्यपालिकीय अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति है। आर्टिकल 53 आपने पढ़ा होगा, संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्तियों के बारे में पढ़ा होगा, तो ये वही है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने इस राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी नोट्स थे जो पूर्वावलोकन सीरीज में दिए हुए थे राष्ट्रपति से, बहुत इंपॉर्टेंट थे, लगभग 2 पेज के नोट्स थे वो। उस नोट्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर प्रश्न में उस नोट से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, तो हम केवल प्रश्न के उत्तर को पढ़ेंगे। अगर वहीं मुझे या माफ करिएगा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसका एक्सप्लेनेशन में कुछ ज़्यादा डीप लिखा हुआ है, जो नोट्स में नहीं लिखा, तो उसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे और उसको अपने जो नोट्स होंगे, जो हम अपने स्वयं से बना रहे हैं, उसमें उसको राइट कर लेंगे कि हमें ध्यान होना चाहिए कि नोट्स में ये बात नहीं लिखी हुई है, तो हम उस वक़्त अपने जो बनाए हुए नोट्स हैं, वो पढ़ेंगे। छठवां प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिकी शक्ति इसमें निहित राष्ट्रपति में किसमें लिखा हुआ है? वह 53 में लिखा हुआ है। ऊपर इस तरह के 3-4 प्रश्न आ चुके हैं, तो एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि हमने एक्सप्लेनेशन को नोट्स के तौर पर पढ़ लिया है, तो बार बार उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, और आपको भी थोड़ा अपना माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि कौन चीज कहाँ लिखी है, अदरवाइज मैं उसको रिवीजन कराता रहता हूँ। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिकी शक्ति निहित है। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। इसी से संबंधित मिला लीजिए कि 53 आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसको देख लीजिए, संसद संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, विधानसभा और लोकसभा। प्रधानमंत्री क्या होता है? वह निर्वाचित होता है, याद रखना है। मंत्रिपरिषद क्या होगा? मंत्रिपरिषद के बारे में आपको आर्टिकल अ, अ, जो होगा कैबिनेट होगा, 352 में शायद ये शब्द लिखा हुआ है, 352 लिखा हुआ है। एक बार देख लेंगे जब ये चैप्टर आएगा, लेकिन जहां तक मैं जाना हूँ 352 लिखा हुआ है और कहीं पास ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार के अधिशासन शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? वह निहित किया गया है राष्ट्रपति में निहित किया गया। कथन और कारण के प्रश्न है, इसलिए या क्योंकि जोड़ के पढ़ना है। संघ की कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, सही है, क्योंकि कार्यपालिकी शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। तो ये कहीं न कहीं इससे एक्सप्लेनेशन के तौर पे नहीं आ रहा है, ये इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हो। हाँ, दोनों बात सही है कि दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कथन और कारण के प्रश्न है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है, सही है, क्योंकि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। ये गलत है, विधायी नियंत्रण के स्वतंत्र से नहीं है, विधायी विधायी नियंत्रण में ही होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किसमें दी गई है? वह दी गई है आपका राष्ट्रपति के बारे में दी गई है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो वो होता है अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। याद है, एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा नहीं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमण एवं गुप्त मतदान द्वारा होता है, यानी कि वो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। इसमें जनता सीधे अपना भाग नहीं लेती है। वहीं आप अमेरिका के चुनाव में देखेंगे, तो वहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में जनता सीधे भागीदारी करती है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ जो तो अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि हम लोग जो सांसद और विधायक को भेजते हैं वहाँ कार्यपालिका में, वो लोग इनका चयन करते हैं। इस प्रकार से ये अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के माध्यम से होता है। कथन और कारण के प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, क्योंकि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के
दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर बनता है। तो सही है इसमें ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ए सही का आर का सही मतलब की व्याख्या करता है। ये निर्वाचन के दर पे अगर लिख देता गलती से मनोनीत, आपका जो आंसर हो जाता वो हो जाता ए वाला, क्योंकि मनोनीत नहीं निर्वाचित होना चाहिए। और यहाँ आकर मान लीजिए अप्रत्यक्ष मतदान के स्थान पे ये लिख देता कि प्रत्यक्ष मतदान से होता है, सिर्फ आ हटा के यहाँ से प्रत्यक्ष मतदान लिख देता, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता आपका। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है वो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं होता है, ये मैंने पहले बताया था। अनुपातिक मत प्रणाली ये होता है, खुले बैलेट से नहीं होता है, गुप्त मतदान होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बी और सही होगा। पूरा क्या लिखा, अनुपातिक मत प्रणाली एवं एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा, साथ ही गुप्त मतदान होता है, तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा इसमें। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं कौन लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदनों से तात्पर्य क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, इसका मतलब ये वाला सही है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य गलत है, दोनों मंडलों का नहीं होगा। फिर राष्ट्रीय केवल विधानसभा के विधान परिषद के नहीं है, तो बी वाला अगर ऑप्शन सेकंड वाला हटा देंगे तो अब बचा ये तीनों ऑप्शन बच रहे हैं। सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी सही है, तो बी वाला सही होगा। इसके लिए आपको पता होगा 1992 में एक संविधान संशोधन किया गया था, 85वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से ये दोनों जोड़े गए थे। ये दोनों जोड़े गए थे। मैं रफ कर दे रहा हूँ, सिर्फ आंसर टिक कर दे रहा हूँ उस पर। ये आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी इसमें सही होगा। देखिए 17वां संविधान संशोधन, सॉरी 1992 याद था बस, लेकिन 17वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी को जोड़ा गया था। अब आता है प्रश्न नंबर 16। इसमें है, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वह था दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी थे। अब 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है। मतलब कि उनके लिए जो निर्वाचन प्रणाली बनाई जाती है, निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, उसमें कौन सम्मिलित नहीं होता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बनने की एक महत्वपूर्ण शर्त ये भी है कि वह लोकसभा का सदस्य होने की हैसियत रखता हो। दूसरा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है, ये तीनों होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये सम्मिलित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो आंसर सिर्फ डी वाला होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो सही नहीं है, वह नहीं है राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है, जिसके कारण से इनको नहीं लिया जाता है। अब 18वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण निर्वाचन गण के सदस्य हैं। मतलब कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें एक निर्वाचन गण बनता है, जो निर्वाचन संगठन बनता है, उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। सभी सदस्य देखिए यहाँ लिख गए सभी सदस्य। सभी सदस्य नहीं होते हैं, सिर्फ निर्वाचित होते हैं, मनोनीत नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर एक गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा, तो हम इसे क्लिक कर देंगे। अब बचा है 2 और 3, याद रखिए कितने बच्चे हैं, 2 और 3 इसमें से बच रहे हैं। तो अब हमको 2 और 3 पढ़ना है। सभी राज्यपाल उपराज्यपाल, तो चौथा भी गलत हो गया है, चौथा भी हटा दीजिए। हाँ, अब लिखा हुआ है राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के देखिए सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी एक प्रकार से सही है। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, तो मैं जहाँ सही वो कर देता हूँ। सभी और केवल जैसे शब्द हमेशा परीक्षाओं के लिए एक खतरे का सूचक होते हैं। थोड़ा ध्यान से सेंटेंस पढ़िएगा, ये सब जहाँ सभी या केवल ऐसे लिखे रहते हैं। अब लिखा है राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सही है। संघ राज क्षेत्र की
विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी अपने आप में विवादित है, इसलिए प्रश्न जो है ये विवादित हो गया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होता है? यानी निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होता है? राज्यसभा के सभी सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्य, सही है। क्योंकि अगर यहाँ लिख देता राज्यसभा के सभी सदस्य, तब क्वेश्चन जो है एक प्रकार से सोचने के लायक हो जाता है, लेकिन लिखा है सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत के बारे में इन्होंने छोड़ दिया है, तो ये जो ऑप्शन है ये सही माना जाएगा। फिर वहीं लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही माना जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ें, इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो देखेंगे इस सेंटेंस में जो ऊपर के 3 सेंटेंस हैं वो अपने आप में समाहित आपको पूरे एक बार में पढ़ने को मिले। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, तीनों वाक्यों को, तीनों ऑप्शन को मिक्स करके एक ऑप्शन में लिख दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये देखने वाली बात है, ध्यान से पढ़ने पे क्वेश्चन अपने आप सही हो जाता है। लिखा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो चुनाव मंडल जो निर्वाचन मंडल बनता है उसमें कौन होते हैं? लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो ये चौथा वाला ऑप्शन गलत है, तो चौथा जहां भी होगा आप हटा दीजिए, 1 2 3 सही होगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा, ये गलत है। संसद में दोनों संसद आ जाएंगे और दोनों सदस्य आ जाएंगे, निर्वाचित मनोनीत दोनों आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे, तो ये प्रश्न विवादित हो जाएगा। अगर इसी पे ये लिख देता कि संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तब ये सही सदस्य हो जाता है। संसद के सदस्य मनोनीत और निर्वाचित दोनों आ जाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा नहीं चुना जाता है कि राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा, यही हाल लोकसभा में भी होता है। तो इसमें जो ये विवादित प्रश्न हो गया है, इसको ठीक करने के लिए अगर यहाँ कुछ संशोधन कर देते हैं तो ये प्रश्न सही हो जाता। अब निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? मतलब कि क्या उसका चुनाव की प्रक्रिया उसके लिए क्या सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। ये सही है कि जब भी मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है 5 साल के लिए होता है, वहीं दूसरा चुनाव जब होगा तो वह चुनाव जो होगा 4 साल और 6 महीने के उपरांत प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर हर हाल में चुनाव चुनाव करते कराना रहता है और नया राष्ट्रपति तभी चुनाव अपने पद पर, अपने कुर्सी पे बैठता है जब पुराना राष्ट्रपति उनसे हटता है। जब तक चुनाव चलते रहते हैं तो राष्ट्रपति की कार्यवाही कार्य कौन करता है? वही राष्ट्रपति ही करता रहता है। तो इसमें पूछा कौन सही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है ऑप्शन सही है, वाक्य सही, लेकिन इससे पूछा कौन सही नहीं है, उसमें जो गलत है वो जो गलत है वो दूसरा है, राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, ये भी सही बात है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी अपने कार्यकाल की समाप्ति तक वही पद पर बना रहता है, ये भी सही है। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित किए सकते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि जब आप देखेंगे अगर किसी राज्य का जो पूरे लोग नहीं है या किसी निर्वाचन मंडल में पूरे लोग नहीं है, तब भी इसको अमान्य नहीं घोषित किया जाएगा। ये लिखा हुआ है संविधान में, पूछा कौन सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। इसमें आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्तावक का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 50 समर्थन और 50 अनुमोदक होते हैं, इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। 50-50 दोनों में होना चाहिए और 15,000 की राशि जो होती जमानत राशि जमा होती है। अब दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य। हाँ, ये ऑप्शन जो है ये 2003 आईएएस की परीक्षा में पूछा गया, जिसमें दूसरा वाला केवल
सही है। इसमें लिखा है एक ये फ़ॉर्मूला होता है, किस फ़ॉर्मूले के थ्रू निकलेगा टोटल मत किसको अधिकतम मत मिले हैं, वो इस फ़ॉर्मूले के थ्रू निकलता है। इसमें स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। अब है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति एमएलए के वोट का मूल्य एमएलए के वोट के मूल्य के बराबर राज्य के अलग-अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोटों का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोटों से अधिक होता है, यह सही नहीं है। कौन सा सर पूछ रहा है तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का प्रधान राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। जो राज्य का मुख्यमंत्री होगा वो कब नहीं होगा, जब वो राज्य के विधान मंडल के उच्च सदन से हो, यानी कि विधान परिषद से हो। और आपको पता होगा अगर विधान परिषद के सदस्य हैं तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो अगर जो मुख्यमंत्री होगा राज्य का, वो अगर विधान परिषद से होगा तो वह भाग नहीं ले पाएगा। तो इस तरह ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। 1971 की जनगणना लिखा हुआ है। 28वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोट की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल को 1000 से गुणा करने के बराबर होता है। वर्तमान स्थिति 2000 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य उसी वर्ष से जनगणना के द्वारा निश्चित किया गया था, वह था 1971, जो कि आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 की तरह बोला गया था। 1976 में बोला गया था कि हम 1971 की जनगणना को मान्य होंगे और ये 2026 तक के लिए मान्य था। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि 2026 तक के लिए ये बढ़ा दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन 2001 में जो है 2026 के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? वह आवश्यक नहीं है कि पढ़ा-लिखा, याद हो सिर्फ ये लिखा हुआ 35 वर्ष की आयु, पहला तो लिखा हुआ भारत का नागरिक हो, दूसरा लिखा है पहला लिखा है भारत का नागरिक हो, दूसरा लिखा हुआ है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और तीसरा लिखा हुआ है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। लेकिन कहीं पास भी ये जब मैं नोट्स पढ़ा रहा तो मैंने ये बताया था कि सिर्फ यही 3 वाक्य लिखे, इसके अलावा कोई और वाक्य नहीं लिखा हुआ है। अब इसमें जो है लिखा हुआ पढ़ा-लिखा होना ये नहीं लिखा हुआ कहीं पास भी, तो अनुच्छेद 58 ए के अनुसार जो है क्या आवश्यक नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। भारत का देखिए यहाँ जन्मा लिखा हुआ है, फिर से ध्यान रखें यहाँ जन्मा नागरिक। हुँ, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी की होनी चाहिए, सही है, ये सही लिखा हुआ है 58 में। भारत में जन्मा नागरिक लिखा हुआ है उसमें कि भारत का नागरिक होना चाहिए और लिखा है उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। संसद का सदस्य निर्वाचन की योग्यता के बारे में नहीं लिखा है, आपने गौर किया होगा, वह लिखा है लोकसभा। संसद में तो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों जाते हैं, उसमें लिखा है लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा क्योंकि भारत में जन्मा नागरिक से तात्पर्य नहीं है, केवल तात्पर्य है भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत में जन्मा नहीं है, लेकिन वह भारत का नागरिक है, कहीं और जन्मा हुआ है, तब भी वह भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्य है। अब लिखा है एक संसद लिखा हुआ है इसमें, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होने हो सकता है परंतु पूछा है एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु चुनाव लड़ने के पूर्व उसे अपनी सदस्यता का त्यागपत्र देना होगा। चुनाव लड़ने से पूर्व नहीं, जिस दिन वह शपथ लेता है उस दिन ही त्याग वो सीट खाली मानी जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपने निर्वाचन से 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होती है, ये भी सही नहीं है। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी तो ये भी सही नहीं है। तो ये सही है एक प्रकार से माना लेकिन इसमें त्रुटि है, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन में त्रुटि रहेगी तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, ये गलत है। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत
तुरंत उपरांत से तात्पर्य ये नहीं है, अगर यहाँ कोई और ऑप्शन होता तो ये उसमें सही माना जाता कि शपथ ग्रहण के उपरांत लिखा है उसमें, लेकिन निर्वाचित है तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा। निकटतम अंक के रूप में सही माना जाएगा। ऐसे सारे अंक जो दिए हैं वो सही है, लेकिन अगर निकटतम पूछ लिया जाता तो ये सही होता। लेकिन सत्यता तो ये है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद होना चाहिए। 58 में लिखा हुआ है, अपना पद ग्रहण करने की तारीख से। इसमें लिखा है, पद ग्रहण करने की तारीख से भा भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तभी भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए करता है? वो है 57 में लिखा है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। कितनी बार निर्वाचित हो सकता है ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है कि पुनः निर्वाचित हो सकता है। अब है किस आर्टिकल में लिखा है, 57 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ अनुच्छेद 57 में लिखा है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जाता है, विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जाता है, ना कि संसद में। याद रखना होगा, सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपना पद पर रहता है, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। जिस दिन अपना पद ग्रहण करा था उस तारीख से 5 तारीख तक वो जो रहेगा अपने पद पर आसीन रहेगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो वह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? भारत का राष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, केवल हटाया जा सकता है। आप देखेंगे संसद के द्वारा हटाया, संसद में जो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव होगा तभी वह हटाया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो महाभियोग चलाने की शर्त जो है वो अनुच्छेद 61 में लिखी है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो शर्त है वो 61 पे लिखी हुई है। भारत के राष्ट्रपति को महायोग द्वारा अभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद है 61 में है। ऊपर हम लोग ने देखा, भारत के राष्ट्रपति की कार्य अवधि को समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, केवल महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? वह लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन-सा भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? वो अनुच्छेद 61 जो है वो महाभियोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो वह है आपको संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? वह संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना देनी होगी? वह 14 दिन की पूरी सूचना देनी होगी। भारत निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उनके महाभियोग अधिग्रहण का भोग नहीं करता, वो का भाग नहीं है, वह है राज्य की विधानसभा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, वह है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से कहाँ चलती है? वह चलती है अदालतों में, लेकिन अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जो एक अर्ध तक जो शब्द हो जाता है, वह संसद से रिलेटेड होता है, इसलिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है और 6 महीने के अंदर उसको भरना रहता है। अब है पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन सदस्य होना चाहिए रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुए रिक्त को भरने की समय क्या है? वह है 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से होने के कर्तव्य से नहीं निभाया जाता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति
के रूप में कार्य कर सकता है। वह 6 महीने तक उसके रूप में उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर जो है चुनाव कराना अनिवार्य है। यदि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो उस पद का कार्यभार कौन सँभालेगा? तो उस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति सँभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो उसके उपरांत जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वह राष्ट्रपति का कार्यभार सँभालेगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो कोई तो यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। भा भारत का महान्यायवादी नहीं है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति भी भूल ही दिया है, वो उपस्थित नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं होगा, वो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, तो भारत के राष्ट्रपति के पद कौन सँभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश सँभालेगा। यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय, एक ही बिंदु पर खाली हो, तो राष्ट्रपति का पद अस्थिर तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा। वह करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश धारण करेगा। वहीं अमेरिका में जहाँ तक मुझे पता है, तो सेना का जो चीफ कमांडर होता है, वो धारण कर लेता है। कथन और कारण का प्रश्न है। क्योंकि लगा के या इसलिए लगा के पढ़ना है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर है। यह गलत है। संविधान के ऊपर कोई भी पद नहीं है। सब हमारे भारत में सर्वोच्च शक्ति का स्रोत और सबसे सर्वोच्च कौन है? वो है केवल और केवल संसद, केवल और केवल संविधान है। उसमें मुकदमा नहीं चलाया सकता, ये सही है। तो ये भी जो मुकदमा भी कुछ एक उसमें भी अपवाद है, किसी भी तरीके का मुकदमा नहीं, महाभियोग भी चल सकता है। तो दोनों ही कथन कारण, लेकिन अगर जो आंसर बनता है वह बनेगा कथन सही है, कारण गलत है, लेकिन ये विवादित प्रश्न माना गया है। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्निर्वाचित किए जाने के लिए वापस भेजने के को अधिकार देता है? वह देता है आपका 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अगर कोई बिल भेजा गया है, तो उसको पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। उस किसमें बोला गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से बोला गया है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर खत्म कर सकता है। अनुच्छेद 85 दो खाम के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसमें लिखा है? 85 में लिखा है, 85 के 2 में लिखा हुआ है। किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74 एक के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट राज्य कैब हालाँकि हालाँकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, अतः इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपना विवेकाधिकार प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, वह कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद द्वारा भंग कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है? वह करता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है संयुक्त अधिवेशन के बारे में, याद रखिएगा, ये आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए एक्सप्लेनेशन में यही लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता चुका हूँ, तो उसको पढ़ने से कोई वो नहीं है। अदरवाइज आप वीडियो को रोक के उसको पढ़ सकते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है। 61 में दिया हुआ अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन की आयोजन कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति द्वारा करता है। अनुच्छेद 108 में लिखा है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुलाता है? तो वो राष्ट्रपति बुलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत की
भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 8 के अंतर्गत दोनों सदनों के संयुक्त आहूत करने को बोलती, वो है राष्ट्रपति को देती शक्ति। प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार उनमें से कौन सही नहीं, याद रखिएगा लास्ट तक ज़रूर क्वेश्चन देखे लिखा हुआ है, कौन सही नहीं है। तो वह संसद का एक संगठन माना जाता है, सही है। वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है। हाँ, वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग लिखा दोनों सदनों की चर्चा। और वो पात्रता क्या लिखा है, वो लोकसभा का सदस्य होने का पात्र होना चाहिए, याद होगा आपको लिखा हुआ है 57 में। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो बी है, पूछा कौन सही नहीं, तो ये सही नहीं होगा। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संबोधन करता है, सही है। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के दौरान करता है, और नई लोकसभा के चुनाव के दौरान जब नई लोकसभा का चुनाव होता है तो उसके बाद जो प्रथम सत्र होता है उसमें भी वह अपना भाषण देता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी बात सही है। अगर मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें कोई कोई ज़रूरी कोई इम्पोर्टेंट टाइम में हमको कोई कानून बनाना हो, तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करने का जो क्रम लिखा हुआ है, वह संविधान में 123 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 123 में अध्यादेश के बारे में लिखा गया है। कथन और कारण के प्रश्न है, क्योंकि या इसलिए लगा के पढ़ना है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, राष्ट्रपति संसद विभाग है, सही है। क्योंकि संसद 3 चल लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, सही है। संसद के क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते, सही है। ये ऑप्शन सही होगा, पहला वाला सही उसका एक्सप्लेनेशन देता है। लिखा हुआ है, एक 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 विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन-सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है, तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बाद उनका हस्ताक्षर लगेगा तभी वह कानून बनेगा। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले को वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, वह था आपका भारतीय डाक अधिनियम था। इसके लिए उन्होंने वीटो का उपयोग किया था, और ये वीटो का प्रयोग करने वाला था, वो आपके थे ज्ञानी जैन सिंह थे। याद होगा मैंने जब इनके राष्ट्रपति का क्रम पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि इन शख्स को याद रखिएगा जिनका नाम है ज्ञानी जैन सिंह थे, इनको याद रखिएगा। वह इसीलिए क्योंकि ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति अब तक बने जिन्होंने वीटो पावर का उपयोग किया था। किस अधिनियम के तहत किया था? इन्होंने उस अधिनियम का यूज़ किया था, भारतीय डाक अधिनियम के तहत इन्होंने उसका यूज़ किया था। वर्ष कौन क्या था? 1986 का वर्ष था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का उपयोग किया था जिसने संवैधानिक शब्दावली में जेपी जे पॉकेट वीटो कहा जाता है, जेपी वीटो कहा जाता है, वो थे ज्ञानी जैन सिंह थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है? वह रोक सकता है अनुच्छेद 111। ऐसे क्या यहाँ पे एक 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 मैंने कह दिया एक तो एक 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 मैं स्वीकृति नहीं दूंगा। वहीं संयुक्त अधिवेशन का जो 108 में उल्लेख है, ये ध्यान होना चाहिए आपका। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो निम्नलिखित में से उस विधेयक पर अनुमति रोकने की शक्ति किसकी होती है? राष्ट्रपति में होती है। अब है निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्ति है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। विधेयक को आपत्ति सहित वापस भेजना, विधेयक को रोके रखा, क्षमा प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना। इसमें जो ई वाला ऑप्शन है यानी कि दूसरा आप देखेंगे, जो दूसरा है आपत्ति वाला, वो वो सही है। फिर आप देखेंगे आपत्ति के बाद आप देखेंगे तीसरा है विधेयक को रोकना, ये भी सही है। और जो आपका छठवां है लेकिन संसद को संदेश भेजना, ये भी है। ऑप्शन नंबर ई जो है ये सही होगा। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है? वह आवश्यकता नहीं है विधेयक की स्वीकृति को लेकर, ये आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न है 73 की संविधान के अनुसार इसमें से राष्ट्रपति को विधायी शक्ति कौन-सी है? वो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति है, जो कि 123 के थ्रू आर्टिकल 123 के थ्रू देता है। निम्नलिखित में से कौन-सी राष्ट्रपति की स्वाविवेकी
शक्ति है। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्ति सहित संसद से वापस भेज देना, मंत्रिपरिषद की सदस्यता की नियुक्ति करना, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृत करना, किसी विधेयक को रोके रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री को कहना, किसी परामर्श पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद पुनर्विचार हेतु होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है वो सही होगा। प्रश्न है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधार का अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? वह सहमति थी 123, मतलब कि 123 अध्यादेश के तहत उन्होंने सहमति दी थी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति? वो 123 बताया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है? वह 123 है, सही है। अब है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने होने से कितने दिन समय तक रखा जा सकता है? वह है 6 सप्ताह तक रख सकता है। निम्नलिखित में से इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष ये नहीं होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री ये होते हैं। तो सी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, एक राज्य का उपराज्यपाल और महान्यायाधीश, तो तीनों की नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि पूछा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, तो नहीं करता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्य निर्वाचन आयोग की करता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों को निर्वाह हेतु बंद कर सकता है। वह लिखा है 160 में लिखा हुआ है। भारतीय भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, वह नहीं देता है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान, एक मिनट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति देता है? वो देता है 143 के थ्रू देता है कि वह उच्चतम न्यायालय से अपनी परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पूछ रहा नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना, वो सिर्फ उससे सलाह मांगता है। स्वीकारना या ना स्वीकारना राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला स्वीकार करना चाहिए, यानी मैंडेटरी बोला, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? वह शक्ति नहीं, संसद के सदनों को संदेश भेजने की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति की नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यह अधिकार उसको प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है। क्षमा की शक्ति जो है वो आपकी न्यायिक शक्ति में के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? वह सम्मिलित नहीं है। आपका क्षमा, लघुकरण, परिहार, प्रलंबन, विराम है। और ई वाला मतलब ये जो 4 और 6 और 7 है वो हैं, सम्मिलित नहीं है। 4 ये रोकना और निरंतरता ये दोनों नहीं है। बाकी क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रलंबन जो है ये 5 प्रकार की शक्ति है, और यह अनुच्छेद 72 का राष्ट्रपति अपराध को दोषी ठहराए दंड को क्षमा कर सकता है, जिसमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी को भी शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? वह राष्ट्रपति को पर्याप्त, औपचारिक और विधिक और संवैधानिक और नाम मात्र। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों की वे निम्नलिखित में से किसको और किनको संसद के पटल पर रखवा सकता है? तो वह रखवा सकता है, आप देखेंगे, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को पटल पर रखवा सकता है, दिशा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और भारत में अनुसूचित जाति के आवेदनों को रखवा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? वह नहीं है वित्तीय बिल को पुनर्विचार लौटाने, क्योंकि ये पहले से ही सिफ़ारिश ले ली जाती है, इसलिए धन विधेयक को हम वापस नहीं कर सकते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? वह है राष्ट्रपति को है किसी क्षेत्र का। हो सकता है इसमें सेंटेंस बना दे कभी-कभी, संसद को या किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल इस चीज़ की तैयारी करता है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा उसमें क्या लिखा होगा, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। 95 प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित थे? वो थे बिहार से संबंधित थे। ये बिहार स्पेशल क्वेश्चंस में आते हैं, लेकिन वैसे भी याद रखना चाहिए, क्योंकि वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और 3 टाइम वो चुने गए थे, ये याद रखना है, इसलिए इसको और भी याद रखना है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे, वो थे आपका बिहार से संबंधित थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हुए थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, वो थे एन संजीवन रेड्डी। सर्वसम्मति से सभी की सहमति थी उनके निर्वाचन में। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र उदाहरण किसके थे? वो थे आपका नीलम संजीव रेड्डी साहब थे। राष्ट्रपति को कार्यकाल दिया हुआ है, ये देख लीजिए एक बार। तो फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 तक, एन संजीवन रेड्डी 77 से लेकर 82 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये थे 1967 से 1969 तक, वीवी गिरी 1969 से 1974 तक। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे? वो थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? मतलब कि कौन ऐसे थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, बाद में राष्ट्रपति बन गए? वो थे नीलम संजीव रेड्डी और ये सर्वसम्मति से चुने गए थे, ये याद रखना है। और इनका कार्यकाल आप देखें तो इनका कार्यकाल आप देखेंगे संजीव रेड्डी 77 से लेकर 82 तक था, 5 साल का पूरा कार्यकाल। निम्नलिखित निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाता है? वो जाने जाते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? वो थे वीवी गिरी, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई थी? यह सभी को पता है, केवल एक ही व्यक्ति थे जिनको मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई थी, वो तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, ये साइंटिस्ट भी थे। भारत के भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? राष्ट्रपति के रूप में कार्य मतलब मुख्य न्यायाधीश भी थे और उनको राष्ट्रपति भी बनाया गया था। वो कौन थे? एक जस्टिस हिदायतुल्लाह जी जो थे, जो आपका 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के लिए दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। निम्नलिखित में से कौन असंगत है? असंगत है आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू असंगत है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का पद है। बाकी सब ने राष्ट्रपति का पद धारण किया है। जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति का पद धारण नहीं किया था। वो भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। अब श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? उनका क्रम जो था वो 12वां क्रम था। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? वह थे जाकिर हुसैन, जो थे उस वक्त बिहार के राज्यपाल भी हो चुके थे। निम्नलिखित में से कौन कौन राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित प्रश्न में लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? वह उस समय थे डॉक्टर वीवी गिरी थे। राष्ट्रपति भवन की डिजाइन किया गया था राष्ट्रपति वो एडविन लुटियंस द्वारा। दिल्ली पर लगभग जितने भी कहते हैं संसदीय
वो या फिर संसद से रिलेटेड जितनी बिल्डिंग है उनको लुटियंस ने ही डिजाइन किया था, याद होना चाहिए। अभी वर्तमान में जो मतलब संसद बन गया है उसको डिजाइन किसने किया, वो टाटा मोटर्स कह रहे हैं, वो टाटा ग्रुप के द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा है, ये याद रखना योग्य बात है। इस तरह से 112 क्वेश्चन इसमें थे, ये खत्म होते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो इसका नाम है केवल एग्जाम, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।